बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 110 जिसमें है सैलरी पेड बाय अ प्राइवेट कंपनी कि इसमें इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी पर्सन को सैलरी दी जो कि पिछली किसी पीरियड की थी और वो सैलरी इस पीरियड में आके मिली, किसी वजह से डेफर हो गई, तो कमिश्नर अगर बिलीव करेगा कि ये ठीक डेफर हुई थी तो उसको वो अलाउ कर देगा कि इस पीरियड में इस सैलरी को इंक्लूड कर लिया जाए। तो लॉ क्या कहता है ये भी पढ़ लेते हैं। वेयर इन एनी टैक्स ईयर सैलरी इज पेड बाय अ प्राइवेट कंपनी टू एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी फॉर सर्विसेज रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर इन एन अर्लियर टैक्स ईयर, मीन पिछले साल में ली थी एंड द सैलरी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड एंड द एम्प्लॉइज सैलरी, तो उसमें एम्प्लॉइज के सैलरी में वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुई थी in the earlier year, the commissioner may, if there is any reasonable grounds to believe that payment of salary was deferred, के जिस वजह से रीज़न हो कोई कि किस वजह से डेफर्ड हुई है, इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज इनकम, उसको फिर इस इनकम में इंक्लूड कर लेंगे इन द हेड ऑफ सैलरी फॉर द अर्लियर ईयर की कोई सैलरी होगी तो वो इसको इंक्लूड करके तो वो उस पर टैक्स लग जाएगा। लें जी, सेक्शन आ गया 111। अक्सर 111 के नोटिस ऑफिसर्स डालते हैं और वो ऑफिसर जो नोटिस डाल रहे होते हैं और टैक्स पेयर्स को आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात दोनों ही एक बात पे क्लियर नहीं होते कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट है या नहीं है। बाज़ औक़ात मतलब क्रेडिट साइड बिजनेस में हो रही है जी, वो कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट की होती है जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होता है या कोई और चीज़ होती है, तो उस पर भी ऑफिसर गलत भी बाज़ औक़ात बना देते हैं और बाज़ औक़ात जो है सही होती है तो वो अगला बंदा समझ नहीं सकता। तो इसको मैंने सोचा कि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं। मैं कोशिश करूंगा कि लॉ को अच्छी तरह लॉ को रीड करके एग्जैक्टली हम इसको पढ़ें ताकि जो अपना ओपिनियन मैं इसमें कम ही दूंगा, ताकि इसमें जो एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, कोर्ट में बहुत से फैसले जो हैं वो टैक्स पेयर के हक में हो जाते हैं कि ये ठीक जो है 111 की ठीक नहीं लगाया गया। तो ये आज करते हैं कि क्या है जी सेक्शन 111 एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड इनकम आर एसेट, वेयर क्या होगा। क्लास ये है कि एनी अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन द पर्सनस बुक ऑफ अकाउंट, कि कोई अमाउंट क्रेडिट हुई है पर्सनस के बुक ऑफ अकाउंट में, कोई क्रेडिट हुई है, इनकम आई है, वो क्या है। A person has made any investment or is owner of any money or valuable article, जहाँ कोई पर्सन ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ओनर है किसी भी ऐसी मनी का जो कि यहाँ कोई वैल्यूएबल आर्टिकल लिया है। अ पर्सन हैज़ इनक्योर एनी एक्सपेंडिचर, जहाँ कोई एक्सपेंडिचर किया है, मतलब उसने गाड़ी ली है, ज़मीन ली है और उसके बारे में बताया नहीं है इनकम कहाँ से आई है, या कोई और ऐसा एक्सपेंडिचर किया है, बाहर विज़िट पे चला गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ट्रैवल किया है तो वो नहीं बताया, तो वो ये चीज़ें हो जाएगी। एंड एनी पर्सन हैज़ कंसील्ड इनकम आर फर्निश इन एक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ इनकम इंक्लूडिंग, कि उसने अपनी इनकम जो है सही डिक्लेयर नहीं की, वो छुपाई है इनकम और इन एक्यूरेट पार्टिकुलर्स दिए हैं। कैसे, सब क्लास 1 है दी सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल आर एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, वो अपनी उसने सेल प्रोडक्शन को सप्रेस कर लिया है, कम शो की है, कर वो 1 लाख पैकेट बना रहा था, शो किए हैं उसने 50,000 पैकेट। या फिर सप्रेशन ऑफ एनी आइटम रिसीट्स लाइबल टू टैक्स इन होल आर इन पार्ट, या कि कोई रिसीट्स उसके पास आ रही थी जो टैक्सेबल थी उनको उसने छुपाया है। तो एंड द पर्सन ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर, अब जो चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं तो उस बंदे के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड सोर्स ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड आर इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यू आर्टिकल और फंड फ्रॉम विच द एक्सपेंडिचर वाज मेड, कि उसके पास कोई तफसील नहीं है कि ये अमाउंट कहाँ से आई जिससे ये ऊपर वाली सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें जो मनी इन्वेस्ट की गई है। सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल आर एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एंड एनी अदर रिसीट्स लायबल टू टैक्स आर एक्स, ये जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द पर्सन इज नॉट इन द कमिश्नर्स ओपिनियन सेटिस्फैक्ट्री, तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है कमिश्नर समझता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब इसकी क्लास ए क्या है, द अमाउंट क्रेडिटेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी value of article or amount expenditure shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from other sources to the extent of not adequately explained,
तो उसने जो अपनी इनकम एक्सप्लेन अब नहीं कर सका, ये जो सारी इनकम्स का ऊपर में हमने किया कि उससे पूछा गया और वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उसको हम उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में डाल देंगे, उसमें एडिशन कर देंगे। एडिशन करने से उसका टैक्स पेएबल बन जाएगा और वो उससे टैक्स लेंगे। इसी तरह क्लास बी है, द सप्रेशन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन सेल आर एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ऑफ एनी आइटम रिसीट्स लायबल टू बी टैक्स शैल बी इंक्लूडेड इन द पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब अगर वो सेल्स सप्रेस कर रहा है, प्रोडक्शन सप्रेस कर रहा है, वो तो बिजनेस कर रहा है ना, तो अब जो बिजनेस की उसकी सप्रेशन की हुई है उस इनकम को हम इसमें कर देंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देंगे टू द एक्सटेंट इट इज़ एडिक्वेटली नॉट एक्सप्लेन, कि जो उसने एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिस भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, तो वो उसके बिजनेस की इनकम में ऐड कर दी जाएगी और उस पर उसको टैक्स लगा दिया जाएगा, एडिशन कर दी जाएगी। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर टैक्स पेयर एक्सप्लेन्स द नेचर एंड सोर्स ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड आर द इन्वेस्टमेंट मेड money or value of articles owned found from which the expenditure was made by way of agriculture income, such explanation shall be accepted to the extent that agriculture income works back and the basis of agriculture income tax paid under the relevant provincial law। हाँ, तो इसमें अक्सर ये रूटीन होता है, ये लॉ में क्यों प्रोवाइजो दी गई कि बहुत सारे जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हैं, तो अब वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं जी, हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम थी, हमने उस इनकम से ये चीज़ें खरीदी हैं। तो इसमें एक प्रोवाइजो डाल दिया गया कि आप उसको चेक करें और उसको वर्क बैक करें, क्या जितनी एग्रीकल्चर इनकम ये शो कर रहा है इसके अगेंस्ट जो प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, उधर टैक्सेबल है, तो क्या प्रोविंसेस में उस पर उसने टैक्स पे किया है? अगर तो प्रोविंसेस में उसने टैक्स पे कर दिया गया है, देन तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो फिर आप कह लें कि इसके लिए वाइट हो गई, जो पहले फेडरल में एग्जाम्प्ट है, लेकिन प्रोविंशियल में क्या टैक्स पे किया है? अगर नहीं पे किया तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या तो वो प्रोविंस में टैक्स पे करे या फेडरल में उसका टैक्स पे करे। तो इसी तरह द अमाउंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो उसको जो सब सेक्शन में हमने बात की गई उसको उनकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 की क्लास 1 क्या है, इन द टैक्स ईयर फॉर विच अमाउंट रिलेट इफ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट money value article expenditure is situated or incurred in Pakistan or conceal income is Pakistan source of income। तो हम क्या कहेंगे कि उस जिस साल से वो रिलेट कर रही है, क्या उस साल में इसने जिसने इन्वेस्टमेंट की, मनी एक्सपेंडिचर की, तो वो उस साल की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम उसने कंसील की है। नंबर 2 क्या है, इन द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द टैक्स ईयर in which the investment money value or article expenditure is discovered by the commissioner and is situated or incur outside Pakistan or concealed income foreign source of income, के अगर आउटसोर्स ऑफ पाकिस्तान में बाहर की हुई है तो उसको फिर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यू आर्टिकल एक्सपेंडिचर इज अक्वायर or incur outside the Pakistan in a prior tax year or is liable to be included in the income of the tax year 2018, 2018 and onward on the basis of discovery made by the commissioner during the tax year 2019 and onward, and the person explains the acquisition of such asset or expenditure from the source relating to the tax year in which such asset was acquired, expenditure was incurred. Such explanation shall not be rejected on the basis of the source does not relate to that tax year which account chargeable to tax on the it include, कि अगर तो वो जिस साल में किसी पिछले साल में उसने कोई चीज़ एक्सपेंडिचर बायर से लिया तो उसको हमने पूछा और उसने अगर एक्सप्लेनेशन दे दी और कह दिया, उसमें प्रूफ दे दिया कि उस साल में उसने ख़रीदा था, तो फिर ठीक है, उसको जो है ना हम डज़ नॉट रिलेट टू द टैक्स ईयर, तो जो रिजेक्ट हम उसको नहीं कर सकते कि वो एक्सप्लेनेशन अगर दे देता है। तो इसी तरह सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 2 सब सेक्शन 2 इन दिस सेक्शन द ईयर ऑफ डिस्कवरी फॉर एन एसेट आर एक्सपेंडिचर आर कंसील्ड इनकम shall means that year in which the commissioner has issued a notice requiring the person to explain the nature of source of such foreign expenditure or concealed income।
तो कौन सा ईयर होगा, ईयर कौन सा होगा जिसमें कमिश्नर उसको नोटिस देता है कि वो डिस्कवरी का ईयर होगा, कि उस साल में पता चला कि इसने कोई एक्सपेंडिचर किया है, कोई काम उसमें किया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई और काम पे लगाया है। इसी तरह सब सेक्शन 3 है, वेयर द declared cost of an investment or valuable article or the declared amount of expenditure of a person is less than the reasonable cost of the investment, कि उसने जो अमाउंट अपनी डिक्लेयर की है वो लेस है उस वैल्यू से जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट की है, उस आर्टिकल्स में वैल्यू उसकी लेस है। और अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कमिश्नर में हैव रिगार्ड ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड इंक्लूड द डिफरेंस इन the person's income chargeable to tax under the head income from other source in that year which the investment value article or expenditure relate, कि अगर फ़र्ज़ किया उसने डिक्लेयर किया है कि मैंने 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया है या इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन हमें पता चला है जो हमने उसकी चीज़ इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की है, तो अब जो एक डिफरेंस होगा 1 लाख का सिर्फ वही उसकी इंक्लूड करेंगे, उसकी उससे उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम डाल देंगे। सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई ऑन any amount of foreign exchange remit from outside Pakistan through a normal banking channel not exceeding 5 million rupee in a tax year that is and cashed into rupee by the scheduled bank and certificate from bank is reproduced। तो अगर ये एक फॉरेन रेमिटेंस का भी आता रहता है कितनी है, तो ये 5 मिलियन रुपीज़ है कि सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई, उस अमाउंट पे नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिमिट फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर से पैसे भेजे गए थ्रू अ नॉर्मल बैंकिंग चैनल, लेकिन वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से होने चाहिए, ये भी एक चीज़ है। नॉट एक्सीडिंग द 5 मिलियन रुपीज़, तो वो कितने होने चाहिए, 5 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन अ टैक्स ईयर। टू एंड इन कैश इन रुपीज़ बाई द शेड्यूल बैंक, और बैंक उसको इन कैश कर दे और फिर वो सर्टिफिकेट हो, बैंक जो है फॉरेन रेमिटेंस का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करे, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रेमिटेंस थ्रू मनी सर्विसेज bureaus, exchange companies or money transfer operators shall deemed to be continue foreign exchange remit from outside Pakistan through a normal banking channel as provided under subsection 1, कि अगर तो ये मतलब सर्विस ब्यूरो, एक्सचेंज कंपनी और किसी के ज़रिए भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है तो उसको भी हम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे और फॉरेन रेमिटेंस कहेंगे। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि 5 मिलियन रुपीज़ तक एक साल में वो कर सकता है, 50 लाख रुपया। सेक्शन 4 है, वेयर अ टैक्स पेयर वाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ एनी अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 टेक इनटू अकाउंट बाय अ सोर्स ऑफ इनकम which subject to final tax under any provision of ordinance, the taxpayer shall not be entitled to take credit of any sum as excess in imputable income unless the excess amount is reasonably attributes to the business activity subject to the final tax and the taxpayer furnish a final statement and the account duly audited by the chartered accountants। और जहाँ कोई ऐसी इनकम आ रही है जो फाइनल इनकम से आ रही है, FTR से आ रही है, और वो अगर तो ऑडिटेड बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फाइनल टैक्सेबल इनकम है, तो फिर उसकी जो है एक्सप्लेनेशन मानी जा सकती है। 5 है, द बोर्ड में मेक रूल्स अंडर सेक्शन 237 फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, तो इसके लिए बोर्ड ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, उन रूल्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, फ्रॉम रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सेपरेट नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड if the explanation regarding the nature and source of, तो एक explanation है कि it is clarified that separate notice under this section is not required, कि इस section के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक अलग नोटिस दिया जाए to be issued if the explanation regarding the nature of source, इसमें 1 दिया गया है, an amount credited in a person's book of account, कि अगर उसके बुक ऑफ अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो रही है, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आर ओनरशिप ऑफ मनी इज़ वैल्यूएबल आर्टिकल, जहाँ कोई ओनरशिप उसकी शो हुई है किसी भी आर्टिकल की या इसकी मनी की, या फिर फंड्स फ्रॉम विच एक्सपेंडिचर वाज मेड, जहाँ कोई ऐसे कोई फंड्स हैं जिससे कोई उसने एक्सपेंडिचर किया है, सेपरेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल आर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो सारी बातें पहले की गई हैं वही हैं, तो इनके लिए अलहदा नोटिस की ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशन ऑफ एनी आइटम्स रिसीट्स लायबल टू टैक्स
whole or part thereof has been conferred in the tax year through the notice under section 9 of section 122 of the ordinance। तो ये थी, मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी सिचुएशन सेक्शन 11 की 111 की, कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनकम के जो एसेट्स जो नोटिस ऑफिसर भेजते हैं उनको भी ये चाहिए कि टोटल इस तरह से करके नोटिस भेजें कि वो कल को एपलेट फोरा पे वो स्टैंड करें कि पूरा लॉ के मुताबिक भेजें। और जो बाकी लोग हैं अपनी अनएक्सप्लेन्ड इनकम का सोर्स नहीं बताते, उनको भी ये चाहिए कि वो इस तरह से क्लियर करें कि ये इसके 111 की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनको समझते रहें और दूसरों को समझाते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।